इस बार कोई सक्रिय चुनाव भी लड़ने का विचार? 100% पार्टी मौका देगी तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। कौन सी विधानसभा से? विधानसभाएं देखूं, अगर कोई अच्छी विधानसभा मिलती है मौका। विराटनगर आपके लिए? नहीं, विराटनगर ओपन सीट है। विवाह के बारे में क्या विचार? पहले आप करिए, आपकी होगी शादी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तो बस दोनों भाई साथ में करेंगे। ये बिल्कुल ये नेताओं को सहूलियत होती है कि सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब दे सकते हैं, पत्रकारों को नहीं होती। मैं तो साल 6 महीने में निपटा दूंगा। पश्चिमी राजस्थान के बड़े चेहरे हैं रविंदर सिंह बाटी, क्या कभी उनकी संभावना बन सकती है, क्योंकि वो भी अभी आजाद उम्मीदवार? नहीं, अगर उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य है तो अच्छी बात है, आए। छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेके शहीद स्मारक पे बड़ा प्रोटेस्ट किया था, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी आए थे, लेकिन ये कैसी सर दोहरी बात है कि आपकी पार्टी ने छात्र संघ चुनाव रोके और आप ही अब रोड पे आके लड़ रहे हो कि चुनाव चालू करो। आप किस चीज का उत्सव मना रहे हो, है ना? तो स्कूल के अंदर ये कहाँ तक जायज है? तो इसी चीज का हमने विरोध किया, हमें जेल में डाला गया, 18 दिन जेल में रहे, लेकिन हम विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये मानसिकता जो है गरीब मजदूरों के, किसानों के बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित रखने की विचारधारा है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आपदा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। फिलवक्त मैं मुखातिब हो रहा हूँ NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट, NSUI जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई है, उसके स्टेट प्रेसिडेंट विनोद जाखड़ जी से। आप 2018 में निर्दलीय स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और पहले दलित छात्र प्रतिनिधि थे जो कि 17 साल के विश्वविद्यालय के इतिहास में बने थे। विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसलमेर शिष्टाचार दौरा है या कि व्यक्तिगत कार्यक्रम माना हुआ या पार्टी की तरफ से कुछ अलाइनमेंट? नहीं, हमारा NSUI का जो है दिल्ली का कार्यक्रम है कल, वोट चोर गद्दी छोड़ के हमने कार्यक्रम रखा है और एक कोई निजी कार्यक्रम भी है, दोनों के तहत यहाँ जैसलमेर आना हुआ है। मैं बहुत सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सभी मूल मुख्य धारा की पार्टियां ये बड़े बड़े दावे करती हैं कि नौजवानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, नौजवानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन जब पहली संसद बनी थी 1952 में, तो उस टाइम पे जो एवरेज था सांसदों की आयु का वो लगभग 35-36 के आसपास था, 35 से 40 के बीच में था, और अभी का अपन आंकड़ा उठा करके देखें ये 50 से ऊपर चला गया। तो क्या कारण है सर? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन धरातल पर चीजें नहीं दिख रही। नहीं, हमारी पार्टी में इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट है। जिस तरीके से आप देखिए, कई नौजवानों को मौका मिला, कई नौजवान जो हैं संसद में पहुंचे, उसका बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे विश्वविद्यालय के साथी रहे अनिल जी चोपड़ा, उनको जयपुर ग्रामीण से मिला। संजना जाटव जी जो हैं बहुत कम उम्र में ही, अभी शायद 26-27 साल की होंगी, और संसद में जाने का मौका मिला है। तो कांग्रेस पार्टी नौजवानों को मौका देती है और राहुल गांधी जी और यहाँ हमारे स्टेट में से सचिन पायलट जी की यही सोच है कि हम किस तरीके से नौजवानों को जो है आगे बढ़ाएं और इनको प्रतिनिधित्व दें, और ये कई मायने में साबित। नरेश मीना आपके इस खांचे में कई बार फिट नहीं बैठ पाते हैं। नौजवान तो वो भी हैं, आपकी विचारधारा के भी हैं, विश्वविद्यालय के भी हैं। हाँ, वो पार्टी का अपना देखो मत है कि क्या कारण है कि उनको नहीं ले पा रहे हैं। बाकी बहुत कैलिबर हैं और मेरे हिसाब से तो पार्टी में लेना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपकी सहमति है? हाँ, हम सहमत हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकता है, वोट दिला सकता है, वो कोई भी नौजवान साथी हो जिसका इन्फ्लुएंस है जनता के बीच में, उनका प्रभाव है, तो उन लोगों को जो है पार्टी में लेना चाहिए, मौका देना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के बड़े चेहरे हैं रविंदर सिंह बाटी, क्या कभी उनकी संभावना बन सकती है, क्योंकि वो भी अभी आजाद उम्मीदवार? नहीं, अगर उनको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य है तो अच्छी बात है, आए, स्वागत है, इसमें क्या गलत है। कुछ दिनों पहले आपकी गिरफ्तारी हुई थी जो RSS ने शस्त्र पूजन विश्वविद्यालयों में किया था अपने शताब्दी वर्ष पे, क्या मामला था वो? देखिए, देश के अंदर बहुत गंभीर मामला, ये बहुत बड़ा है, सवाल है, प्रश्न चिन्ह है शिक्षा की कार्यशैली पे भी, क्योंकि जिस तरीके से विश्वविद्यालय की कुलपति उनको परमिशन देती है शस्त्र पूजन का, बहुत सारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो है शस्त्र पूजन किया गया, बहुत सारे कॉलेजों के अंदर शस्त्र पूजन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने इनका डटकर विरोध किया, क्योंकि हमारा एक ही सवाल था कि भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में कलम और किताब, शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए। ऐसी जगह पे आप शस्त्रों का पूजन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? जब स्कूल के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं और वो बंदूकों की पूजा होते हुए, तोप तलवारों की पूजा होते हुए देखते हैं, लाठियों की पूजा होते हुए देखते हैं, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप किस चीज का उत्सव मना रहे हो, है ना? तो स्कूल के अंदर ये कहाँ तक जायज है? तो इसी चीज का हमने विरोध किया, हमें जेल में डाला गया, 18 दिन जेल में रहे, लेकिन हम विरोध करते रहेंगे क्योंकि ये मानसिकता जो है गरीब मजदूरों के, किसानों के बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित रखने की विचारधारा है। ये चाहती है कि इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ें और ये आम बच्चा जो है गरीब का, मजदूर का, किसान का, दलित का, वो बच्चा जो है तलवार उठा के
इनके लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि इनको धर्म सत्ता, की रक्षा करे। हाँ, धर्म तो सुरक्षित है। धर्म तो इस देश के अंदर कोई नहीं मिटा पाया है। धर्म क्या है? इस देश के अंदर धर्म के बहुत सारे रखवाले हुए हैं। धर्म जो है ये बता रहे हैं वो धर्म नहीं। धर्म तो प्रेम का धर्म है, सद्भावना का है, विवेक का है, संबंधों का है। लेकिन ये जो धर्म है तो नफरत का है ना। इन्होंने जो धर्म का प्रोपोगंडा बनाया हुआ है, आदमी को आदमी से लड़ाना। हमने तो जब स्कूल में थे प्रार्थनाओं के अंदर ये पढ़ा कि मानव मानव एक समान, ईश्वर ईश्वर एक समान। हमारी जो सुबह की प्रार्थनाएं होती थी उनमें ये सब चीजें का जिक्र होता था। तो बच्चों के अंदर प्रेम की भावना थी। लेकिन जब से ये सत्ता में आए हैं, इन्होंने तो इंसान इंसान को बांट दिया है। कहाँ तक बटेगा आप बताइए? हिंदुस्तान विभिन्न धर्मों में, रंगों में, जातियों में, बोलियों में, भाषाओं में बटा हुआ देश है। अगर आप इनको धर्म में बांटोगे तो फिर जातियां संघर्ष करेंगी, जातियों में बांटोगे तो बोलियां संघर्ष करेंगी, बोलियां अगर संघर्ष करेंगी तो उसके बाद पहनावा, रंग ढंग, खान पान, बहुत सारी चीजें। तो हम इसी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं कि देश के अंदर आज एजुकेशन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का केवल और केवल मुख्य एजेंडा है कि लोगों में फूट डालो, राज करो, क्योंकि इसी नीति के तहत हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग राज करके गए, क्योंकि यहाँ के लोग, अंग्रेजों की भी यही पॉलिसी थी, बेसिकली उन्होंने दी है ये पॉलिसी। अंग्रेजों से पहले भी आए, अंग्रेजों से जो पहले भी आक्रांता के इस देश में आए, हमारे बंटने के कारण ही वो जो है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बांटना बहुत आसान था उनके, क्योंकि भोले लोग हैं, सस्ते लोभ में मारे जाते हैं। बात लोभ की नहीं कह सकते, जनता बेचारी काम करके कमाने खाने वाली जनता है, सीधा सिंपल उनका जीवन है, वातावरण है। तो ऐसे में बांटना बहुत आसान हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेके शहीद स्मारक पे बड़ा प्रोटेस्ट किया था, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी आए थे। लेकिन ये कैसी सर दोहरी बात है कि आपकी पार्टी ने छात्र संघ चुनाव रोके और आप ही अब रोड पे आके लड़ रहे हो कि चुनाव चालू करो। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव को जो है टूल किट के हिसाब से यूज नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे कोई अन्य सरकार हो। विधानसभा में जो है बिल पारित होना चाहिए और लिंग दो की कमेटी में साफ लिखा है कि विशासन शुरुआत होने के 21 दिन के भीतर जो है आप इसके अंदर जो है चुनाव कराए जाएं। ये जरूरी है क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व निकल के सामने आता है, तो छात्रों को भी कहीं ना कहीं काम में राहत मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे विश्वविद्यालय आज छात्र संघ के चुनाव बंद हैं, तो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो तानाशाही हो गए हैं, तानाशाह की तरह काम करते हैं, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। आम छात्र अगर उनसे जाता है, संघर्ष करता है, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको धमकी देते हैं कि केस लगा देंगे। ऐसे में छात्र नेता हैं वो आगे आते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। तो छात्रों को तो फायदा है ही है, विश्वविद्यालयों को तो फायदा है ही है, साथ में एक भविष्य की नींव भी तैयार होती है। यूं कहें कि छात्र संघ जो है ये एक राजनीति की नर्सरी है। इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हुए हैं जिन्होंने इस छात्र राजनीति से निकलकर जो है देश का और प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, होने चाहिए। लेकिन जो लिंग दो कमेटी की सिफारिश है, जिनको वो कहती है कि साहब मसल पावर का यूज होता है और मनी पावर का यूज होता है, कहाँ नहीं होता है? कौन से उसमें नहीं होता है? असेंबली इलेक्शन में नहीं होता है, पार्लियामेंट में नहीं होता है, या बाकी चुनाव में नहीं होता है? नहीं होना चाहिए ना, आदर्श स्थिति नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जेएनयू में नहीं होता। देखो बिल्कुल, तो मैं बात उस पर नहीं जा रहा हूँ। अभी लिंग दो की जब कमेटी बनी उस समय खर्चे सीमित थे। आज आप बताइए कि क्या आप 5,000 में चुनाव लड़ सकते हैं छात्र संघ का? आप सोच के बताइए, लड़ सकते हैं? नहीं, इतना तो संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से कैंपस में फॉर्च्यूनर गाड़ियां घुमाई जाती हैं, इसका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, इसका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके की अगर कोई अगर पैसा लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव बंद करना कोई औचित्य नहीं है। आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए ना, आप उसको एलिजिबल मत करिए चुनाव लड़ने के लिए। जो इस तरीके से धनबल बाहुबल का यूज करता है, बाहर से लोग लाते हैं, गाड़ी घोड़े आते हैं, तो उनको आप एलिजिबल मत करिए चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव बंद करना कोई उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली क्या है कि लोग डरते हैं छात्र संघ के चुनाव होने से, क्योंकि इनको पता है कि इनके बच्चों का हक एक आम आदमी का लड़का जो प्रतिनिधित्व करके अपनी क्षमता, अपना कौशल, अपना विवेक दिखा के वो भविष्य में नेता बन जाता है। तो इनके बच्चों को जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व खतरा मंडराता है, क्योंकि यहाँ तो परंपरा यही हो रही है ना। अभी आज की वर्तमान स्थितियां यही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये संविधान है। आपकी पार्टी भी उस परंपरा से बाहर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मेरी पार्टी की नहीं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव
हमारी हो या कोई और पार्टी हो, छात्र संघ चुनाव को जो है टूल किट नहीं समझना चाहिए। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव हो सकते हैं असेंबली और पार्लियामेंट के, तो छात्र संघ के क्यों नहीं हो सकते हैं? पूरे देश के अंदर जो है छात्र संघ के चुनाव बंद किए जा रहे हैं। उनका कारण यही है कि आंदोलन होते हैं, आवाज उठती है, मुद्दों की राजनीति होती है। अब सरकार का अगर कोई गलत काम होगा तो सबसे पहले कौन आवाज उठाता है? वो किसी कैंपस से आवाज निकलेगी, किसी क्लासरूम से आवाज निकलेगी, किसी यूनिवर्सिटी से आवाज निकलेगी। तो ये उस आवाज को दबाने का काम है, क्योंकि छात्र नेता जो होते हैं वो सजग होते हैं। कोई भी तानाशाही फरमान आता है किसी भी तरीके से जो छात्र हितों को, युवाओं को, नौजवानों को, उनके हितों पे जो है प्रहार करता है, उस प्रहार का विरोध एक आवाज उठती है कैंपस से, उस आवाज को बंद करने का काम है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में टिकट वितरण का मामला चल रहा था, तो जो दो बड़े पदाधिकारी हैं आपके एनएसयूआई के, वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार जी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की बात आई थी और फिर टिकट वितरण में काफी वो हुआ था। उस समय आपका भी राजस्थान से नाम चला था कि इनको सेंट्रल में भेजा जाए एनएसयूआई के पैनल में, तो आपको क्या लगता है? कौन से पैनल में? जो राष्ट्रीय प्रभारी थे ना आपके वरुण चौधरी जी। नेशनल इंचार्ज हमारे कन्हैया जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी हैं। हाँ, देखो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है जब टिकट क्योंकि वो जेएनयू से वामपंथी की विचारधारा से आए हुए हैं, ऐसा नहीं आपके साथ समीकरण ऐसा नहीं नहीं बन है, ऐसा समीकरण कैसे नहीं बैठेगा? वो पूरे देश में पहचाने जाने वाले व्यक्ति हैं। आज कन्हैया जी की आवाज ऐसी है कि पूरे देश में सुनी जाती है। कौन सा व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं सुनता है? कौन सा नेता नहीं है जो आज कन्हैया कुमार को नहीं सुनता है? कारण क्या? इतना उनकी जबरदस्त जनता में पकड़ है और वो मुद्दों की बात करते हैं, जनता की उम्मीदों की बात करते हैं। जब एक एक व्यक्ति मंच से बोलता है तो जनता को समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति मेरी सच्चाई बोल रहा है। तो उस उम्मीद में वामपंथी, लेफ्टिस्ट या सेंट्रलिस्ट या राइटिस्ट ये विचारधाराएं नहीं है। जब टिकटों का वितरण होता है तो अलग अलग लोग दावेदारी करते हैं, मिलना तो चार को ही है, पोस्टें चार ही हैं। तो जब बातचीत आती है तो जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उनका चयन किया जाता है। जिनको टिकट नहीं मिलता है फिर वो संगठन पे जो है आक्षेप लगाते हैं कि भाई पैसे में बिक गया, ये सब हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस छात्र को टिकट नहीं मिला है, मेहनत तो कहीं ना कहीं उसने भी की होगी। अगर उसमें धैर्य है, समझदार है, तो भविष्य में अपनी दावेदारी पेश करे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो धैर्य नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी आपकी तरह चुनाव लड़ जाते हैं, फिर जीत भी जाते हैं। मैंने तो धैर्य रखा ना। मैं 2014 में लड़े थे सर। 2014 में राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष था। टिकट पे मेरा अधिकार था, नहीं मिल पाया किसी कारण, बस परिस्थिति, बस मैंने अपना कौशल दिखाया, मुझे संगठन ने लिया वापस से, मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनाया। संगठन ने कहा कि नहीं विनोद हमारा कैंडिडेट है, आज मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। ऐसा देखिए, बात चुनाव की नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव पूरे देश का चुनाव है। पूरे देश के बच्चे वहां से पढ़ने आते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बच्चे वहां से पढ़ने आते हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। तो बहुत ही अलग तरीके का चुनाव वहां होता है। एमपी एमएलए बनना बहुत आसान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनना आम बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोग वोट करते हैं। तो आरयू में सर लगातार 4-5 साल से, अभी तो खैर 2-3 साल से चुनाव ही नहीं हुए, लेकिन ये परंपरा रही है कि निर्दलीय सीट निकाल रहे हैं। आप चुनाव भी लड़े और संगठन में भी पदाधिकारी हैं, तो टिकट सिलेक्शन में कहाँ बारीक चूक हो जाती है? हाँ, कई बार जो है बारीक चूक हो जाती है। देखिए आज जिस तरीके से जातियों का चुनाव बन गया है, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज जाति जो है, शुरू से ही था, पहले यूनिवर्सिटी में राजपूतों का था, फिर बाद में ऐसा नहीं है। तो कहाँ राजपूतों का इतना वोट बैंक थोड़ी है। नहीं, एक लंबे समय तक अपर कास्ट से प्रेसिडेंट आते रहे। तो ऐसा तो वहां तो जो वोट था वो तो सब जातियों का था, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोग भी अध्यक्ष बने हैं जिनका जातिगत बहुमत नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग बने हैं। आज अगर हम देखें तो बहुत सारी कास्टों के जो हैं नहीं है, वहां पे वोट नहीं है। मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना तो मेरे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी पे राजपूत कम्युनिटी से एक साथी, वो भी इंडिपेंडेंट बने। तो राजपूत कम्युनिटी से अगर हम लोग कहें कि वोट कम है, लेकिन जीते वो, उसके सामने अदर कम्युनिटी के वोट थे। ऐसा नहीं है, जो काम करता है उसको मौका मिलता है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं रील कल्चर बड़ा नुकसान दे रहा है। राजनीति के अंदर ये रील कल्चर बहुत नुकसानदायक है। समय की मांग भी है, ऐसी बात नहीं है, समय की मांग है। सोशल मीडिया पे आपका ग्लैमर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर होने चाहिए। सोशल मीडिया कौन यूज करता है? जो आप कुछ काम कर रहे हो तो उन्हीं को दिखा के आपकी फॉलोइंग बनाओगे ना, वो अच्छी चीज है। लेकिन मैं देखता हूं आज के युवा नेताओं को कहीं ना कहीं वो गरिमा खोते जा रहे हैं।
धैर्य रील बनाने के चक्कर में टेबल पीटते हैं, हाँ, देखिए, प्रोफेसर के साथ 30 बेअदबी से सेकंड पेश आते हैं। 30 सेकंड के वीडियो के चक्कर में वो अपना परिचय दे देते हैं। मैं उस चीज के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि मैं 2-2 चुनाव मैंने विश्वविद्यालय और कॉलेज के जीते हैं। हमारी राजनीति ऐसी नहीं रही। हमने खुल के हमारे वाइस चांसलर का विरोध किया और ढंग से किया, पुरजोर तरीके से विरोध किया। लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, एक सम्मान भी होता है, एक पद पे बैठे व्यक्ति का एक सम्मान होता है। अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसका विरोध करो। विरोध करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे पास। हमें संविधान अधिकार देता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप खुल के उसका विरोध करिए। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी के अंदर जो है ये आ गया कि जितनी हम हमारे टीचर्स का अपमान करेंगे या हमारे सामने कोई व्यक्ति या अधिकारी खड़ा है उसका अपमान करेंगे तो हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे, उसे नुकसान होता है। तो मैं तो इस परंपरा के खिलाफ हूँ। आप एससी के पहले प्रेसिडेंट थे और अभी एनएसयूआई में भी एससी कम्युनिटी से आप मतलब रिप्रेजेंट करते हो। मूल जो राजनीति है उसमें दलितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? देखिए, और प्रतिनिधित्व मिलने की आवश्यकता है। चूंकि आपने मुझे कहा कि भाई मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पहला दलित अध्यक्ष बना, बिल्कुल ये सच्चाई है। मैं एससी से पहला ही चुनाव लड़ा और जीता। मेरे से पहले भी बहुत सारे नौजवान जो हैं दलित कम्युनिटी से आके चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है स्ट्रांग नहीं होता है। कोशिश सबने की, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं 2014 में राजस्थान कॉलेज में भी जो है फर्स्ट दलित अध्यक्ष के रूप में कामयाब रहा। विश्वविद्यालय में भी मैं कामयाब रहा और आज राजस्थान एनएसयूआई में जो है मुझे मौका मिला। हालांकि यहाँ चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हमारी लीडरशिप ने मुझे जो है मौका दिया। कन्हैया जी ने मुझे स्टेट का जो है प्रेसिडेंट बनाया एक कि भाई दलित कम्युनिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। टीकाराम जूली जी को जो है लीडर अपोजिशन बनाया गया। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझी है और शुरू से ही प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में मिला है। हम देखते हैं कि खड़गे साहब हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, एससी कम्युनिटी से ऐसी कम्युनिटी से हैं। बहुत सारे स्टेट्स के जो हैं पीसीसी प्रेसिडेंट जो है ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। तो अब बदलाव की चीजें आ गई। देखो, जो समाज जागरूक होगा, जो समाज अपने हक की बात करेगा, उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो कोई भी समाज हो अगर सो रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो सच्चाई है। सोवत है सुखोवत है। हाँ, मतलब एक यूं कहते हैं, कहावत है हमारे यहाँ कि अगर बच्चा रोता नहीं है जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जब तक आप अपने हक और अधिकार की मांग नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई देगा नहीं। हक तो देखो मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले जो आरएसएस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर आपको जयपुर जेल में कितने 18 दिन आपने बताया? हाँ, सेंट्रल जेल में 18 दिन रहा। तो रोटियां थोड़ी कम मिल पाई, कमजोर हो गए? नहीं, मैं फिटनेस पे पूरा ध्यान देता हूँ। कमजोर नहीं, आप इसको कह सकते हैं। मैं फिटनेस पे पूरा ध्यान देता हूँ। मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, रनिंग करता हूँ, खान पान का ध्यान रखता हूँ। ये जरूरी है, क्योंकि मैंने नशे के खिलाफ जैसलमेर से ही यात्रा की कैंपेनिंग आपने शुरू की। हाँ, जब मैं जयपुर तक पहुंचा तो मैं बीमार हो गया, अलग अलग जगह का खाना खा के, और बीमार हो गया तेल की चीजें खा के। तो फिर जब से मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ। जेल में रोटियां हमें बहुत अच्छे से मिली। जेल में हमने बहुत कुछ सीखा। जेल का अनुभव बहुत ही अनोखे है। कुछ पीड़ादायक अनुभव हैं, कुछ अच्छे अनुभव हैं। सबसे पीड़ादायक तो ये है कि जब हम जेल में थे तो हमने 18, 19, 20 साल के बच्चे देखे जो जेल में बंद हैं, जो नशे की लत के कारण जो है आज कोई ना कोई क्राइम में फंस के और सूखे नशे, स्मैक वगैरह पीते हैं। बहुत बच्चों को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या काम कर दिया। और जब देखी कि तड़प नशे की ऐसी है कि उनसे जब बातचीत करते थे तो उनका ये कहना था कि कोई भी एक नशे की पुड़ी में हमसे मर्डर करवा सकता है। तो ये भारत के भविष्य पे और राजस्थान के भविष्य पे बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार के ऊपर ये बड़ा सवाल है कि ये नशा आता कहाँ से है, ये नशा कौन लोग बेचते हैं, किसकी शरण पे बिकता है। इन पे जो है मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर ये देश चलता गया तो एक दिन ऐसा होगा कि आधी से ज्यादा आबादी जो है नशे की शिकार में फंस जाएगी, जो कि देखते हैं कि पूरा पंजाब खाली हो गया है। उड़ता पंजाब जैसी मूवियां जो है आ रही हैं। ये नशा आज जैसलमेर तक भी पहुंच गया है, जो कि एक सीमांत क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली, गंगानगर साइड, हर जगह। गंगानगर, हनुमानगढ़ तो इसका हब हुआ करता था। वहीं तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि वो पंजाब के टच का एरिया है। अब ये जो प्रदेश जो कहते हैं कि भाई सीमांत प्रदेश है, जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते, मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच सकता था, आज वहां नशा पहुंच गया। ये बड़ी बड़ी विडंबना है। तो आप नशेबाजी के खिलाफ इतना कैंपेन चलाते हो, सोशल जीवन है, कभी ड्रिंक भी सर्व की जाती है? नहीं, मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी नशा, किसी भी प्रकार का नशा और नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए तो मैं इस चीज से वो हूँ भाई, जो चीज आप स्वयं करते हैं और उसके लिए लोगों को ज्ञान दे, आप कभी भी कोई कही नहीं सकता
आप किसी भी राजनेता से जो है आप पूछ सकते हैं विनोद जाखड़ कभी नशा करता है क्या, जो मुझे अच्छे से जानते हैं कभी नहीं कहेंगे। किसी भी किस्म का कोई किसी भी किस्म का नशा नहीं। पहले फिर भी कभी कभार चाय पीता था, अब तो मैंने चाय भी छोड़ दी है, क्योंकि नशा इंसान की प्रवृत्ति। नशा करो ना, कामयाबी का नशा करो, आप नशा करो, आप आगे बढ़ने का नशा करो, आप नशा करो अपने लोगों की सेवा करने का नशा करो, ये नशा आपके शरीर को खाएगा। थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा जी, उम्र हो रही है, हम उम्र से ही हैं, हम और आप विवाह के बारे में क्या विचार है? पहले आप करिए, आपकी हो गई शादी? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तो बस दोनों भाई साथ में करेंगे। ये बिल्कुल ये नेताओं को सहूलियत होती है कि सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब दे सकते हैं, पत्रकारों को नहीं होती। मैं तो साल 6 महीने में निपटा दूंगा। नहीं, अच्छी बात है। देखो, परिवार में सबसे बड़ा हूँ और परिवार चिंतित है, लेकिन मेरा ये है कि हमारा सोशल जीवन है, बस सोशल लाइफ है, कभी भी कहीं उठ के जाना पड़ता है। आंदोलन, अब 15-16 दिन हम लोग घर से बाहर रहे, जेल में रहे 18 दिन, और प्रदेश के दौरे पे रहते हैं, तो ऐसे में परिवार को नहीं समय दे पाते हैं। तो यही है कि परिवार से हमने कुछ समय मांगा है कि थोड़ा और हमें समय दीजिए, शादी तो करनी है। सरकार बना के 28 में फिर कर लेंगे। बिल्कुल, अगर सरकार तो हमारी बनेगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो इस बार कोई सक्रिय चुनाव भी लड़ने का विचार? 100% पार्टी मौका देगी तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। कौन सी विधानसभा से? विधानसभाएं देखूं, अगर कोई अच्छी विधानसभा मिलती है मौका। विराटनगर आपके लिए? नहीं, विराटनगर ओपन सीट है। अच्छा, ओपन सीट, रिजर्व सीट आप? हाँ, मैं रिजर्व सीट पे ही। तो वहाँ आसपास कौन सी रिजर्व सीट है आपकी? बहुत सारी रिजर्व सीटें हैं। पार्टी अगर ओपन सीट पे भी मौका दे तो क्या क्या गलत है? फिर भी आपकी एक प्लानिंग के हिसाब से आप भी तो वो बोलोगे। प्लानिंग देखिए, अभी मैं एनएसवाई में हूँ, एनएसवाई में काम कर रहा हूँ, छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ। तो अगर पार्टी को लगे कि भाई विनोद में कैलिबर है और इसको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए कहीं से भी, मैं तो कहता हूँ कि अगर ओपन सीट भी हो तो क्या दिक्कत है, रिजर्व सीट भी हो तो क्या दिक्कत है। हमें अगर पार्टी चिन्हित करके जगह दे, हम वहाँ काम करेंगे। काम तो हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन वहाँ विशेष रूप से हम लोगों के लिए और अच्छा काम कर पाएंगे जहाँ पर्टिकुलर जगह से चुनाव लड़ना होगा। कोशिश है, समय के गर्भ में है। ये थे हमारे साथ में विनोद जाखड़, जिन्होंने राजनीति और अपने व्यक्तिगत जीवन पर कई तरह की खुली बात की, और इस मुखर होकर बात करने के लिए ये कुख्यात प्रख्यात भी हैं। इस तरह की और रोचक बातचीत हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दावा बाल, मैं आपका होस्ट, शुक्रिया।